अकाउंट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स और 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल दिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नाम से पता चल रहा है कैश के फ्लो को बता रहा है। एक बिजनेसमैन कैश को फ्लो को जानने के लिए क्या बनाता है? कैश अकाउंट। ठीक है। एनपीओ में हमने बनाया था रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, इसके अंदर भी हमने कैश ट्रांजेक्शन्स करे। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस करने का एरिया और जो लेवल रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है ऑर्डिनरी बिजनेस में, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बिजनेस में लिमिटेड कैश ट्रांजेक्शन्स होते होंगे। लेकिन अगर एक कंपनी के आपको कैश मैनेजमेंट करना है तो उसका कैश अकाउंट थोड़ा बड़े लेवल पे बनेगा। ठीक है। तो कंपनी जो कैश मैनेजमेंट के लिए, जो कैश के फ्लो को जानने के लिए जो अकाउंट बनाती है, स्टेटमेंट बनाती है, अकाउंट नहीं बोल के उसको स्टेटमेंट बोल दिया एक। ठीक है। उसे हमने क्या बोल दिया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता कैश के फ्लो को कंपनी के, कि किन किन सोर्सेज से कंपनी का पास कैश आया है ना, और कहां कहां पर कंपनी ने इस कैश का यूज किया है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। तो आपको मीनिंग 2 नंबर की थ्योरी में दे चुका हूं मैं, रोकड़ प्रवाह विवरण की ना। ये देख लो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक बार इसमें देख लेते हैं। पेज नंबर 583, नई बुक में भी यही है। हाँ ठीक है। देखो बेटा, इसमें लिखा है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या किया? दोज आइटम ऑफ बिजनेस आर इंक्लूडेड विच अफेक्ट कैश। इसमें हमने केवल उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड करा है जो क्या करते हैं? कैश को इफेक्ट करते हैं। मतलब नॉन कैश आइटम्स को हम कंसिडर नहीं करते। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू कैश फ्लो। ये ठीक है। तो इसमें बता दिया है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आया है कैश के चेंज होने के कारण। देखो, कैश ज्यादा आना और ज्यादा जाने का मतलब ये नहीं कि बिजनेस हमारा अच्छे प्रॉफिट में है या लॉस में। ठीक है। क्योंकि इसमें उधार ट्रांजैक्शन को हम कंसिडर कर ही नहीं रहे, बस ओनली कैश मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक है। हिंदी मीडियम में आ सकता है रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या आशय? ठीक है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी द्वारा रोकड़ में परिवर्तन हुए, मतलब 2 निश्चित अवधि के अंदर रोकड़ में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें 4 नंबर में एक थ्योरी मिल सकती है आपको, पेज चेंज करो जस्ट। ऑब्जेक्टिव और यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य, महत्व, उपयोगिता बताइए। 4 नंबर में आ सकता है, ज्यादा चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के ना, थ्योरी में आ सकता है। एक क्वेश्चन तो ये मिलता है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में डिफरेंस। बजट हम हमेशा किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए। ठीक है। और स्टेटमेंट क्या बताता? हमारे पास्ट में हुए कैश के चेंजेस को बताता है। चलो पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? टूल्स फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश क्या? हमारी करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब जो हमारे बिजनेस में 1 साल के अंदर रोटेट होती रहती है, 1 साल के अंदर। तो यहां पर भी सबसे पहला हमारा क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि इस साल हमारे बिजनेस में क्या कैश आ रहा है, या हमारे बिजनेस का कैश का फ्लो कितना है, कब किस समय पे हमारे बिजनेस में कितना कैश आएगा और कब हम कितना कैश उठाते हैं। उस हिसाब से हमें कैश के बारे में जानकारी हो जाती है। तो आप छोटे मोटे प्लान तो बना सकते हो कैश के बेस पे, कि चलो इस महीने इतना कैश आने वाला है, 2-3 महीने में इतना कैश आएगा, तो हम एक छोटी मोटी चीज खरीद सकते हैं, या स्टॉक का ऑर्डर हम अच्छा दे सकते हैं, या कैश का फ्लो हमारे पास कम है तो हमें क्रेडिट कम मिल रही तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर कम दे सकते हैं। मतलब एक कैश के फ्लो से हम छोटी मोटी प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि घर में इस बार पैसा ज्यादा बच गया है, सैलरी आई तो पैसा ज्यादा बच गया, तो ये नहीं कि हम बड़े प्लान नहीं कर सकते, छोटे मोटे हम क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड क्या है ना,
हेल्पफुल टू असर्टेन द सॉल्वेंसी इन बेटर वे। सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस की भुगतान करने की क्षमता के बारे में पता चल जाता है। आपको एक पता चल रहा था बिजनेस में कैश का फ्लो कितना है, कि हम कितना इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं। इससे हम करंट रेशो, लिक्विड रेशो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इमीडिएटली हम कितना कैश किसी को पे कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। पास्ट के कैश फ्लो से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर का कैश बजट बना सकते हैं, कि हमें पता चल गया हमारे बिजनेस में रूटीन क्या है कैश का। इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम कुछ बजट बना सकते हैं कि इस साल हमारे पास इतना कैश तो नॉर्मली आएगा, तो हम इस आएगा तो उसको हम कहाँ कहाँ उठा सकते हैं, एक बजट बना सकते हैं ना। नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है, हमारे बिजनेस में कैश ज्यादा आ रहा है, कब कितना बढ़ रहा है। ट्रेंड का मतलब पता है, एक ट्रेंड एनालिसिस अपन ने करा था, टूल्स में पढ़ा था ना, एक ट्रेंड एनालिसिस। नहीं पढ़ा? क्या था टूल्स में? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, और एक था ट्रेंड एनालिसिस। निकालो टूल्स वाला, सभी निकालिए टूल्स। ये लास्ट चैप्टर में था, रेशो एनालिसिस, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 510 पे। 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, 510 510 पे। मिल गया? इसमें बोला था ना 4 नंबर में, क्या 2 नंबर में आ सकता, 2.4 नाम लिखने के लिए, तो 4 मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन इसके अलावा इसमें एक वो ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, देखो जैसे 2017 में हमारे बिजनेस ने कितना लाभ कमाया था, लाइक 50,000 रुपए का लाभ कमाया था, ठीक है। 2018 में हमारे बिजनेस से कितना लाभ कमाया, 55,000। 19 में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000 रुपए। तो यहां पर हमें एक ट्रेंड पता चल गया कि हमारे बिजनेस में हर साल प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हो रही है, 5,000 की ग्रोथ हो रही है, ग्राफ जैसा। तो 2020 का हम क्या कर सकते हैं, एक एनालिसिस, पास्ट एनालिसिस, हम फ्यूचर का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें 65,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये ट्रेंड पता चलता है, ठीक है। महंगाई का भी ट्रेंड है अपने यहाँ पे, कि हर साल महंगाई कम से कम 10% बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है ना। या पेट्रोल हर साल क्या करता है, 10% 15% का उछाल ले लेता है। तो एक ट्रेंड बना हुआ उसका, उसका ग्राफ क्या है, ऊपर बढ़ता हुआ है। एक पेट्रोल का ग्राफ ऐसा है ना। हर सेक्टर में हर चीज का ग्राफ अलग अलग है, ठीक है। हमारी बेसिक नीड का कोई सा भी ग्राफ नॉर्मली ऊपर की ओर ही जाता है। कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कुछ समय ऊपर की हो गए, फिर नीचे गिर गए, फिर ऊपर चले गए, इस तरीके से। लाइक एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कुछ सब्जी के दाम, सब्जियों के दाम अप डाउन होते रहते। पेट्रोल डीजल्स भी अप डाउन हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल्स अप डाउन नहीं होते, कम तो नहीं होते, नहीं होंगे तो कितने, 1 रुपए 2 रुपए कम होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, और पता चला 2 दिन बाद फिर उसके दाम 5-10 रुपए कंटिन्यू बढ़ जाएंगे ना। 6 महीने तक वो क्या 1-1 1.5 रुपया बढ़ रहा है, तो तुम 6 महीने तक क्या देखते हो कि यार 1 रुपया बढ़ा, 1.5 रुपया बढ़ा। वो मेंटेलिटी 1-1.5 रुपए में लोगों की आती नहीं है। उनको पता है पेट्रोल के दाम कितने बढ़ाना, हमें 10 रुपए बढ़ाना है, लेकिन इकट्ठा 10 नहीं बढ़ाएंगे, बोले 6 महीने तक 10 तक ले जाएंगे इसको। तो 2-4 दिन में 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो ऐसे करके उसको 10 तक ले गए। फिर लोगों थोड़ा विवाद करते तो 1 रुपया कम कर देंगे, तो एक्चुअल में तो 9 रुपए बढ़ ही गए ना। ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ट्रेंड का पता चलते हैं। वैसे हम कैश के ट्रेंड का भी पता कर सकते हैं कि हर साल हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। निकाल लो भाई वापस से। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की हमें प्रगति के बारे में जानकारी हो जाती है कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस सिर्फ है कि नहीं है। प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चल सकता है, ठीक है।
कैश ज्यादा आना इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, बस अभी कैश के बारे में हमें मैनेजमेंट करना कि कैश कितना आ रहा जा रहा, ठीक है। और लाइक इसकी कंपनी में अचानक 1 लाख रुपए कैश आ गया तो ये नहीं बोलेगा ये मेरा प्रॉफिट है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोगों को पैसा भी तो देना है, सप्लायर्स को देना, सैलरी देना, रेंट देना है, अलग अलग खर्चे वो सब देना है, तो कैश इनफ्लो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट है एक्चुअल में। तो अभी हम पेमेंट भी देखेंगे, हो सकता है 1 लाख आए, हो सकता है तुमको 3 लाख लेना था मार्केट से, अभी 2 लाख रुपए पेंडिंग है, तो 1 लाख को हम एक्चुअल पोजीशन नहीं बोल सकते, बस हाँ एक जजमेंट लगा सकता है कैश अच्छा आ रहा है मतलब बिजनेस अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। 4-5 पॉइंट ये कर लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट, रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस है ना, किसके लिए बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर के लिए बनाया जाता है, कैश बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है ना। फिर क्या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, हमारे पास्ट में हुए केस के चेंजेस का पता करना, और कैश बजट को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या, फ्यूचर में आप केस को कहाँ कहाँ यूज करोगे उसके बारे में पता करना, ठीक है। नेचर है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट का एनालिसिस करता है और बजट फ्यूचर के बारे में बताता है, फ्यूचर एनालिसिस करता है ना। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करना, कब तैयार कर सकते हैं, दो बैलेंस शीट में हुए चेंजेस के बारे में बताता है कि लास्ट ईयर हमने अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे और इस साल क्या थे, इन दोनों में हुए चेंजेस से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। और कैश बजट हम किस पे बनाते हैं, फ्यूचर एस्टिमेशन के बेस पर ना, अनुमानों के आधार पे बनता बजट हमेशा। तो दूसरा तो ये मिल जाएगा कैश फ्लो कैश बजट में डिफरेंस। और तीसरा क्वेश्चन एक है, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। इन तीन के अलावा आपको चौथी थ्योरी को टच ही नहीं करना है। 101% डन है। इन तीन में से एक थ्योरी आपको 4 नंबर में मिलेगी। 4 नंबर में 4 पॉइंट बताना है आपको। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इस चैप्टर में से टोटल 7 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर के क्या आएगा, एक प्रैक्टिकल, उसके और में एक थ्योरी। थ्योरी में जिन बच्चों को प्रिपेयर करना है ये 3 थ्योरी को ही करो, डन है। और प्रैक्टिकल भी वैसे टफ नहीं मिलेंगे 4 नंबर के हिसाब से, वैसे चैप्टर तो बड़ा है बहुत। अब कैश फ्लो के मैनेजमेंट को 3 एक्टिविटीज में बांटा है। गतिविधियों में, एक्टिविटीज, क्योंकि हम कंपनी की बात करें, अब कंपनी में कैश आ रहा है तो इन्होंने 3 अलग अलग फ्लो में आ रहा है। तो सबसे पहला तो है हम देखना चाहिए कि हमें मेन बिजनेस के ऑपरेशन से क्या कैश आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैश तुम्हारे पास 2-3 तरीके से आ रहा है। पहला, आपकी शॉप है, आपने दुकान से सामान बेचा और कैश आया, तो ये तो क्या आपके बिजनेस का मेन इनकम है, ठीक है। फिर दूसरा, आपने बैंक से लोन लिया तो आपके पास 5 लाख रुपए कैश आया, तो मेन इनकम का सोर्स है क्या, नहीं, उधार लिया है ना, ठीक है। और तीसरा है आपने क्या करा, आपने अपने बिजनेस की कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, उससे कैश आया। तीनों में कैश आ रहा, लेकिन तीनों की एक्टिविटीज अलग है, ठीक है। ये नॉर्मली एक बिजनेसमैन को ध्यान में नहीं रहता, लेकिन कंपनी को इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, है ना, कि सर कैश आ तो रहा लेकिन तीनों के सोर्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हिंदी में बोल सकते हैं हम संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ठीक है।
मतलब जिस मेन ऑब्जेक्ट के लिए हमने बिजनेस चालू करा था हमें केवल उसके ही कैश को देखना है। कहां कहां से कैश आता है इनफ्लो, और कहां कहां कैश जाएगा आउटफ्लो। मतलब मेन बिजनेस के कैश को फ्लो को देखना पड़ेगा। पहला क्या है, कैश सेल करोगे तो कैश आएगा ना। कैश सेल करेंगे। हाँ, दुकानदार का काम ही क्या रहता है, नगद बेचना। कंपनी भी क्यों है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो अगर नगद बेचोगे तो कैश आएगा, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का आएगा। लेकिन अगर उधार क्रेडिट सेल होगी तो नहीं आएगा। मतलब कैश के फ्लो को देखना है कि मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आ रहा है, मेन बिजनेस के संचालन से क्या क्या कैश आ रहा है उसको। तो कैश सेल से हमारे पास कैश आता है। और अगर कैश सेल दिया तो ये किसका भाग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। हमें एक्टिविटी पहचानने के लिए कई बार दे देता है कि बताओ ये कौन सी एक्टिविटी में। आपने करा सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये तो सेल ऑफ गुड्स है, तो गुड्स को बेचना तो ऑपरेटिंग है। आपने सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेची तो किस में चली जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। और लोन लिया है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। दूसरा, बंद ही हो गया क्या, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड डेटर्स। चलो कैश सेल में तो नगद आ गया, कुछ लोगों को उधार बेचा होगा, कुछ समय बाद उन्होंने कैश दिया, कैश दिया तो कैश आया। तो यहां पर बता सकते हैं हम, है ना। रिसीव फ्रॉम कस्टमर या डेटर से मिला है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज रिसीव्ड, क्योंकि बिजनेस मेनली काम ही क्या रहता है, कमीशंस के थ्रू भी इनकम होती जनरेट होती है, और ये भी बिजनेस की एक्टिविटीज का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एक मोबाइल वाला जो मोबाइल बेचेगा तो कैश सेल्स तो उसके लिए क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन मोबाइल बनाया थोड़ी ना उसने, वीवो कंपनी का बेचा तो वीवो कंपनी से उसको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा तो ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, कमीशन या ब्रोकरेज। या कोई सी ऐसी रिसीव जिस जो आपको लग रहा है इसका रिलेशन किससे, बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन से है। ब्रोकरेज का मतलब होता दलाली, है ना। बात वो ये कमीशन ही है लेकिन इसको एक अलग तरीके से कहा गया है। हाँ, ठीक है। या एनी अदर रिसिप्ट्स which is related from business operation, या तो कोई और प्राप्ति जिसका संबंध सीधे व्यापार के संचालन से है। कोई अदर रिसिप्ट जो आपको लग रहा कि नहीं बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है तो इसको भी लेंगे। हालांकि ये मैंने लिखवा दिया लेकिन प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए सर अगर लग रहा है कि आप बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में अपन क्या बता सकते, क्या, हाँ स्क्रैप वाला बता सकते, ठीक है, कि बिजनेस है, बिजनेस में क्या है, स्क्रैप निकलता रहता है, उसको बेचना है तो अब वो बनी बात है उसको क्या मन लेना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट। बिल्कुल आएगा क्योंकि वो तो पार्टी है ना, पार्टिसिपेट है। अब जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है जो क्या कर रही है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते समय कई बार बोतलें फूट जाती है, और जब बनती रहेगी तो 100 बनाएंगे तो 100 में से 5 तो फूटेगी। अब फूटेगी तो उसका कांच भंगार में बेचना ही पड़ेगा, तो ऑपरेशन करते समय ही तो उसको बेचा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वो रूटीन बना हुआ है, ना बोतल बनना बंद होगी ना फूटना बंद होगी, और फूटेगी बिकेगी तो वो भी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब पेट्रोलियम कंपनी के लिए भंगार क्या होता है, केरोसिन। अब वो तो बनता ही रहेगा और बनता रहेगा तो बिकता रहेगा, बेच रहे तो वो क्या है, अदर एक्टिविटीज में थोड़ा लेंगे, वो तो ऐसे ही बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। फ्यूचर में आपको आएगा जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी चाहती नहीं बनाना लेकिन बाय चांस वो बन ही जाते, ना चाहते भी बन जाते। जैसे हम क्या बता सकते हैं, घी बनाते समय छाछ बाय प्रोडक्ट है ना,
कि नहीं चाहते तो बन जाता वो, है ना। पेट्रोल बनाते समय पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जाता तो नाव चाहते भी केरोसिन बच निकल जाता, है ना। अब फर्नीचर है, जो कंपनियां लकड़ी का काम करती है, तो लकड़ी के टुकड़े या वो चूरे लकड़ी के जिससे कॉपियां बन जाती है बुरा था, लेकिन वो तो उनके लिए चाहते ही नहीं, फर्नीचर बनाने वाला उसका क्या करेगा, लेकिन वो निकल जाता है तो वो बाई प्रोडक्ट है। इसकी भी अकाउंटिंग होती है, इसका भी हिसाब किताब रखा जाता है, क्योंकि रूटीन होता रह रहा है और बहुत बड़ी तादाद में क्या हो रहा है, काम में आ रहा है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इसकी अकाउंटिंग आएगी। ये रूटीन है। तो इनफ्लो के तो आपको पता, आउटफ्लो के तो बहुत सारे। तो जॉइंट प्रोडक्ट बता जो वो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक ही मेन प्रोडक्ट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जा रहे हैं। मेन प्रोडक्ट कि हमारा उद्देश्य वो बनाना था और बन भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम से मेन प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, डीजल भी बन रहा है, पेट्रोल भी बन रहा है और सीएनजी भी बन रही है, वो सॉरी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। टेंथ में पढ़ा होगा ना साइंस में, प्रोसेस का सबसे ऊपर जो एयर निकलती है वो क्या एलपीजी है, फिर उसके पेट्रोल, फिर डीजल। हमारे मेन प्रोडक्ट तो तीन ही रहते पेट्रोलियम से, बाकी बाय प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, केरोसिन है। अब आउटफ्लो कैश जाने के तो बहुत सारे सोर्स है, रेंट दिया, सैलरी दी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बहुत सारे। मेनली जो सबसे जो ज्यादा यूज आएगा यहाँ पर वो क्या है, आपका कैश परचेस, नगद खरीदोगे कैश जाएगा ना। रिसीव हो रहा कस्टमर से, डेटर से, तो पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को ना, पेमेंट टू सारे संकट कहीं ना कहीं यही जाते तुम्हारे ऊपर, क्या करें। कोरोना याद रहे नहीं रहे, ये बात तो याद रहेगी तुमने कोरोना में पढ़ाई कैसे करी। बच्चों से फ्यूचर में बोला तुम्हारी क्या 12th थी, 12th तो हमारी थी। ऐसा लगा कैसे कैसे पढ़ रहे, कहाँ कहाँ जुगाड़ करके पढ़ रहे। चलो यार दो, और क्या हो सकता है पेमेंट पे, ठीक है। दो लाइन है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। वो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे जो बिजनेस के, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा क्लियर करेगा। संचालन व्ययों का भुगतान, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। ये सब क्या है, कैश फ्लो किसको बताते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। तो कई बार 4 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में लास्ट टाइम आया था, नहीं बेटा इसमें से शायद 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल आएगा, 4 नंबर का नहीं आएगा, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना। तो लास्ट ईयर क्या आया था कि 5 इनफ्लो और आउटफ्लो को बताइए आइटम्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, मतलब 5 ये बताना था, 5 उधर के 5 उधर के। बहुत बेसिक था, 5 नंबर में, आई थिंक 1 मिनट का ही क्वेश्चन था वो ना। अभी अपन करेंगे ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, केवल उस कैश के फ्लो का जिसका रिलेशन बिजनेस के ऑपरेशन से, संचालन से है, ठीक है। इसके अंदर इनफ्लो में क्या क्या आएगा, कहां कहां से कैश आता है, कहां कहां से कैश जा रहा है, सिंपल सा वे में बताना है। तो ये नॉर्मली चीजें आपको पता होनी चाहिए ना? लिखना है इसको, लिख लो, है बुक पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलो इसमें एक साथ दे रखा है, लेकिन नॉर्मली मैंने क्या करा, इसको बांट दिया। अब पेड टू, इसमें लिखा कैश पेड टू एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को भुगतान करा, ये भी ऑपरेटिंग का भाग है ना। पेमेंट करा ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा, कंपनीज का इंश्योरेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये तो क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सब इंक्लूड हो गया। प्रैक्टिकल 5 नंबर का आ गया। हाँ 5 नंबर में प्रैक्टिकल आएगा, मैं बता दूंगा, अभी मिल जाएगा इसमें। अब देखते हैं दूसरा, और भी कैश आता है, लेकिन अब उस कैश को हमने किस में ले लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लिया।
बेटा जिसको भी लिखना है, जो ऑनलाइन देख रहा है, वो वीडियो पॉज करके है ना लिख लेना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा भी सर कैश आता है, लेकिन वो कैश आ रहा है तो उसको हम किस में लेंगे, दूसरी एक्टिविटीज से। अब वो एक्टिविटीज पे जाना, दूसरी एक्टिविटी से कैश फ्लो थोड़ा पैकेट में चला है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, विनियोग क्या है? पैसे लगाओ, प्रॉफिट लो। टू गेट समथिंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जहां से हमें कुछ मिलने की आशा होती है और वहां पे पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मोस्टली इन्वेस्टमेंट का रिलेशन किससे होता है, फिक्स असेट से होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदा, आप ये बोलोगे सर ये तो बिजनेस ऑपरेशन से का पार्ट है। ठीक है, लेकिन खरीदते 1 साल ले, उसका यूज हमें बेनिफिट कई सालों तक होता है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आप कैश फ्लो निकालना बहुत आसान, सबसे आसान, क्योंकि आपको पता चल परचेस करा बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या हमारे लिए इन्वेस्टिंग में आएगा। तो पहला तो आ जाएगा आप, अरे ताकत से चलाने के बाद भी, परचेस ऑफ, सॉरी ये तो आउटफ्लो में चला जाएगा। फिक्स असेट्स को खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो ये तो आउटफ्लो में, कैश परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, कोई सी भी असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी खरीदी, या आउटफ्लो में जाएगा। और कैश कब कब जाता है इन्वेस्टिंग में? ठीक है, अब मैं और बता रहा हूं इस पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स and any other securities। मैं एक कंपनी, लेकिन मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है कि पैसा लगा रखा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पैसा लगाना। ठीक है, तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज से, तो यहाँ पर अदर सिक्योरिटीज लाइक एफडी भी कर लिया। ठीक है, या कुछ गिरवी हमारे पास पटक लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, यहाँ से पैसा जाता है। हाँ, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट में कहां से लेंगे, LIC दिमाग में, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। LIC कभी भी कोई कंपनी या बिजनेसमैन नहीं कराता है। ठीक है, वो करवाता GIC, जनरल इंश्योरेंस करवाता है, कि नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस करता है। लाइफ इंश्योरेंस के हमारे जीवन के लिए एक सेविंग हो जाती है, कि बच गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देगी, और मर गया तो फैमिली को देगी। अब बेटा हमने कैश परचेस करा तो पैसा गया, इन्वेस्टमेंट करा है, इस पे दो ही है कैश आउटफ्लो के, कि यहां से कैश जाएगा। आने के बहुत सारे तरीके, सबसे पहला क्या है आपको, कैश सेल्स, नगद बेचा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स लिख रहा हूं, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियों के विक्रय करने से आपके पास पैसा आया। और क्या है, रेंट रिसीव्ड, देखो रेंट पेड करा है, किराया दिया, इसका मतलब आपका जो बिजनेस यूनिट था वो क्या था, किराए पे ले रखा था, तो वो तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। और अगर रेंट मिल रहा है तो रेंट कब मिलेगा, जब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ खरीदा है। अगर पास वाले घर से आपको किराया मिल रहा है, इसका मतलब वो घर आपका है, आपने घर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मतलब फिक्स असेट्स खरीदी थी, तभी तो वहां से हमें रेंट मिला है। तो ध्यान रखना, रेंट रिसीव्ड हुआ तो किस में जाएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहां पर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हैं।
अधिकतर हमने क्या पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट रिसीव तो हम इनकम मान के बाई साइड लिख देते थे। अब पता सर रेंट मिल रहा है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, कहीं ना कहीं कुछ तो खरीद के हमने रखा था। तो फिर क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक में एफडी है वहां से ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट मिला, ये इन्वेस्टमेंट का है। डिवेंचर खरीदे थे कंपनी के तो डिवेंचर कंपनी ने हमें क्या करा, इंटरेस्ट दिया, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग का। इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करा, तो ये क्या ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है वो तो फिक्स असेट्स में जाता है, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, फिक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पता था ना। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बाद में लिखना। इसके बाद डिविडेंड किस पे मिलता है बेटा, डिविडेंड किस पे मिलेगा, शेयर्स पे। कहा दिमाग भूल गए क्या 4-5 दिन छुट्टी के बाद। डिवेंचर लिए तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ना इन्वेस्टमेंट शेयर में करा तो वहां से हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, है ना। और डिवेंचर्स में करा है तो इंटरेस्ट, और बॉन्ड से भी इंटरेस्ट मिलता है। और किस में आ सकता है, बस एक बार लिख लेता, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। तो ये एक्टिविटीज क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब कैश आ तो रहा है लेकिन किस एक्टिविटीज से आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के समय अगर ये दे रखा है तो इसको हम कहां पे लेंगे, इन्वेस्टिंग में लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। बुक में लिखा तो है बेटा, सीरियल से लिखा, अपन ने क्या करा, इनफ्लो आउटफ्लो में बांट दिया इसको, दे रखा है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग में, हाँ इसमें भी दे रखा, अच्छे से दे रखा 489 पे, क्या 589 पे। इसमें 2 ही दे रखे ना, ठीक है। अब इसमें 2 ही चीज दे रखी, परचेस ऑफ, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और परचेस ऑफ फिक्स असेट्स। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से बता दिया। अब परचेस में, इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, इसमें रखोगे ना। बुक हर चीज नहीं बताते, थोड़ा सा अपन अच्छे से कर लेते उसको। तीसरी एक्टिविटी से अब और कैश आ रहा है, जो इन दोनों एक्टिविटीज में नहीं, वो किस में चली आएगा, फाइनेंसिंग। मतलब वित्तीय क्रियाओं से, रुको, फाइनेंस का मतलब है उधार ली हुई एक्टिविटी या आउटसोर्स, बाहर से आया कैश, जो ना तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है ना उससे है, फाइनेंसिंग से, इन्वेस्टिंग से। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इनफ्लो, कब कब कैश आता है बाहर से, आउटसोर्स से। सबसे पहला हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के लिए सबसे पहला इशू ऑफ शेयर्स, है ना, एंड डिवेंचर्स। ये बाहर से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कि कंपनी के पास बहुत सारा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि कैश आया तो सही, लेकिन कौन सी एक्टिविटी से, ना तो वो सेल से आया ना फिक्स एसेट्स बेचने से आया। मतलब एक केस किस कौन सी एक्टिविटी से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये एक लाइबिलिटीज लेके आता है कि भैया आप शेयर्स इश्यू करें तो इनको पैसा देना ही पड़ेगा, डिवेंचर इश्यू करें देना पड़ेगा, ठीक है। और कब आ सकता फाइनेंस, मतलब लोन, बैंक लोन, या तो कंपनी डिवेंचर शेयर इश्यूड करेगी और जिनको ये राइट नहीं वो क्या करेगी, बैंक लोन, या मॉर्गेज लोन,
लोन, बंधक, और क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कई और वित्तीय संस्थान से लिया गया पैसा उधार। ठीक है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये तो बताता कि कैश आ तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक उधार तरीके से ले रखा है पैसा, तो कैश के फ्लो को बता रहा है। जबकि दो कंडीशन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग में, कैश आ तो रहा है लेकिन इसके बदले में कोई लाइबिलिटीज जनरेट नहीं हो रही है। जैसे नगद बेचा, कैश आया, तो लाइबिलिटीज थोड़ी ना जनरेट हो रही है, या फिक्स एसेट्स को बेचा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कैश आ रहा, लेकिन इस कंडीशन में लाइबिलिटीज जनरेट होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो ये तो था इनफ्लो का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये तो पहचान गए, लेकिन आउटफ्लो क्या होगा फिर इसमें? आपने शेयर इश्यूड करा तो उसको डिविडेंड पेड करोगे ना, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो हमने कई शेयर खरीदे होंगे इन्वेस्टिंग में, लेकिन डिविडेंड पेड कर रहे हो आप एज अ कंपनी, इसका मतलब आपने एक शेयर इश्यूड करे होंगे और आपने डिविडेंड पेड करा है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं, इश्यूड शेयर करा तो यहाँ पे कर देंगे डिविडेंड। डिविडेंड का अलग है, डिविडेंड का क्या? डिविडेंड की स्पेलिंग अलग, अरे आज 2-4 दिन बाद फिर भूल गए। ये भी गलत डिविडेंड, सोचो ऐसा दिमाग हो गया डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड। वो पहला डी कैपिटल बना दिया ना तो अचानक दिमाग से है ना, वो अभी बच्चों को डिस्काउंट और वो करा रहा था, का दिमाग चला गया मेरा। ठीक है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, लाभांश और ब्याज का भुगतान। अगर शेयर इशूड करे थे हमने तो डिविडेंड देना पड़ेगा, चाहे वो प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, या डिवेंचर इशूड करा है, बॉन्ड इशूड करे तो हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करा, कैश जा तो रहा लेकिन कौन सी एक्टिविटीज से? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा ये ना। और बैंक लोन लिया था तो भी इंटरेस्ट पेड करा। फिर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स के बारे में बता सकते। रिडम्पशन का मतलब इनका शोधन करना, रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। रिडम्पशन का मतलब बेटा भुगतान करना है, शोधन करना। भुगतान ज्यादा अच्छे से जाएगा, भुगतान करना। हमने शेयर इश्यूड करे थे, ठीक है, तो प्रिंस ने लिए थे 50,000 के शेयर, उसको डिविडेंड मिलता रहा हर साल, 3 साल बाद क्या करा उसने? शेयर वापस भेज दिया तो पेमेंट मिल गया, रिडम्पशन। या डिवेंचर्स लिए थे तो डिवेंचर्स का मतलब पैसा उधार लेना, ब्याज तो देते गए, 4 साल बाद 5 साल बाद आपको पूरे डिवेंचर का पेमेंट करा, तो पेमेंट कर देना पूरा ना। तो पेमेंट ना वो बोल के इसको रिडम्पशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बाद आपकी लायबिलिटीज फ्री हो जाती। इंटरेस्ट को भी पेमेंट कहा जा रहा है, लेकिन जैसे डिवेंचर आपने खरीदे, आपको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि मेरे अपनी लायबिलिटी से रिडीम हो गया। जब तक आपके पास डिवेंचर है तब तक तो मैं इंटरेस्ट पेड करता रहूंगा, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिडम्पशन ना बोलेंगे। रिडम्पशन का मतलब है ऐसा भुगतान जिससे आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाते हो। शेयर होल्डर्स को मैंने पूरा पेमेंट लेके शेयर वापस ले लिया, मतलब हमें रिडम्पशन हो गया, अब इसको कुछ देना नहीं भविष्य में। ठीक है, आपको भी डिवेंचर वापस लेके पेमेंट कर दिया, रिडम्पशन हो गया, मतलब अब लायबिलिटीज जनरेट नहीं होगी। लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट करने को हम रिडम्पशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, दोनों शब्द में अंतर है। क्लियर है? तो बैंक लोन लिया है, हाँ, इसको भी ले लो, रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन कर लो, या रीपेमेंट दे रखा होगा बुक में, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन लिख लो, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन का भी आपने शोधन कर दिया। ठीक है, ये हो गया।
तो इसमें तो ज्यादा है ही नहीं। क्या ये लिखा ना, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, इसमें दोनों ही हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो या डिवेंचर का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट एक ही है, बात खत्म। तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में ज्यादा सोर्स नहीं होते, क्योंकि मेन तो ये तो बात की कभी सभी होती है। हमारा मेन बिजनेस का इनकम का क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और यही आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। अब जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आपको करके लाना है, उसमें आप पढ़ो, उसमें खाली एक्टिविटीज बचाना, उसमें बताना आपको कौन सी इन्वेस्टिंग में आएगी, कौन सी फाइनेंसिंग में आएगी, कौन सी ऑपरेटिंग में आएगी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 636, 636 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूछा है आइडेंटिफाई करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फोर्थ दे दिया इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वो मत करना, यही करना बस। अब देखो परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, पता है। दूसरा इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करा फाइनेंसिंग में, कैश परचेस करा ऑपरेटिंग, पेड करा क्रेडिटर्स को ऑपरेटिंग, कैश रिसीव हुआ डेटर से ये भी ऑपरेटिंग, कैश सेल्स करा ऑपरेटिंग, क्रेडिट सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार है, हमें तो कैश का देखना है। अब ये सब घर पे करना, सब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिस करना। अरे वो तो आंसर दे रखा है, लेकिन खुद दिमाग से करोगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसमें आपकी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पहले बता चुका हूं, अपन ने वो करा था ना, ये किसमें करा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, रोकड़ तुल्य, रोकड़ के समान माना जाता है इसको, कैश इक्विवेलेंट को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। हाँ चलो ठीक है बेटा, बाकी करते हैं अब कल।